हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और शुरू करते हैं आज का पेपर, जिसमें हम 2020 का अप्रैल वाले सेट का सेट ए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप उनसे बहुत सारा बेनिफिट आपको मिला होगा। पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज, कैसे एलिमिनेशन के थ्रू हम क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप सीखते चल रहे होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए नए आपको आ रहे होंगे, उनको आपको आगे आगे अप्लाई करते चलना है और देखते रहिए कैसे कैसे चीजें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। जब हम पहुंचेंगे 2024 के पेपर तक, तब आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो चुके होंगे और साथ ही साथ आपको चीजों के एक्सप्लेनेशंस भी बढ़िया तरीके से समझ में आने लगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं आज का पेपर। आज है सीडीएस एग्जाम 1 का 2020 का मैंने सेट ए लिया हुआ है, जिसमें आपके पास में डायरेक्शंस होते हैं हर तरह से। हर एग्जाम में सेम डायरेक्शंस आपको दिए जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ऐसा काम ना कर दे जो नहीं करना है। और उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे आज के पेपर की। तो शुरुआत यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से हुई है। देखो, स्टार्टिंग के लिए कोई ऐसा फिक्स क्वेश्चन नहीं होता कि सिर्फ स्पॉटिंग एरर से शुरुआत हो सकती है, सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम से शुरुआत हो सकती है। कोई सा भी क्वेश्चन टाइप शुरुआत कर सकता है। तो आज की किस्मत में हमारा कॉम्प्रिहेंशन था। सो लेट्स सी कॉम्प्रिहेंशन के डायरेक्शंस क्या हैं। उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे और करेंगे उन्हीं पे बेस आंसर्स को। चलिए, डायरेक्शंस कह रहा है, इन दिस सेक्शन यू हैव अ फ्यू शॉर्ट पैसेजेस। आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। अब आइटम्स का मतलब यहां पे होता है बेटा क्वेश्चंस। आइटम्स का मतलब यहां पे होता है क्वेश्चंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑन द पैसेज, फर्स्ट रीड अ पैसेज एंड आंसर द आइटम्स बेस्ड ऑन इट। जो पैसेज आप पढ़ोगे उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको उन्हीं पैसेज के बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि अपने मर्जी से हमने बाहर से चीजें सोची और उसको आंसर कर दिया। ये कभी नहीं कर सकते। इमोशनल होकर आंसर्स नहीं करने हैं। फिर कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट योर आंसर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। आपको जो आंसर सेलेक्ट करना है वो पैसेज के कंटेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली। अपना ओपिनियन नहीं देना है, ऑथर के ओपिनियन पे रहना है। इस चीज को थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे कि इमोशनल होकर हम कोई भी आंसर ना दे। चलिए फिर बात करते हैं आज का पहला पैसेज क्या कह रहा है। फर्स्ट पैसेज आपके सामने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और राइट साइड पे क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले पैसेज को बढ़िया से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। Not all agricultural societies become civilizations, but no civilization can become one without passing through the stage of agriculture. बहुत गहरी बात कही है। ये कह रहा है कि not all agricultural societies become civilization। जितनी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सारी सोसाइटीज सिविलाइजेशंस बन जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन बिना एग्रीकल्चर के स्टेज के पास हुए नहीं बन सकता। यानी कि सारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी सिविलाइजेशन बन जाएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन कोई सिविलाइजेशन जो बनी होगी वो बिना एग्रीकल्चर वाली स्टेज से पास हुए सिविलाइजेशन नहीं बन सकती है। यानी कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिविलाइजेशन को बनाने में। मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का होना ही चाहिए। फिर दिस इज बिकॉज एट सम स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स, not all people would need to be engaged in producing or pouring or pre-occurring food. A significant number of people could be freed up to pursue other activities such as building walls or monuments for new cities, making new tools, weapons and jewelry, organizing long distance trade, creating new artistic masterpieces, coming up with new inventions, keeping accounts and perhaps constructing new public infrastructure such as irrigation canals that further improve the productivity of agriculture, thus realizing even more people to do new things. अब यहाँ पे देखिए कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि इसलिए हम ऐसा कह रहे थे क्योंकि कुछ स्टेज पे जाके इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स, नॉट ऑल पीपल वुड नीड टू बी एंगेज इन प्रोड्यूसिंग और प्री-अकरिंग फूड। समझो, ये कह रहा है कि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक स्टेज पर जाने के बाद में डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सारे लोगों को जरूरत नहीं कि आप वो सिर्फ प्रोड्यूस करने में और प्रोक्योर करने में फूड को लग जाओ। आप और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स में योगदान दे सकते हो, जिसके बाद अल्टीमेटली जब आप पहुंचोगे तो सारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। ठीक है, दस रियलाइजिंग इवन मोर पीपल टू डू न्यू थिंग्स। और इस तरीके से लोग क्या करते हैं, नई नई कनेक्शंस बना के नए नए काम को करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो बात क्या कह रहा है। दिस कैन हैपन ऑफ कोर्स ओनली इन अ सोसाइटी, ओनली इफ अ सोसाइटी
that has transitioned to high productivity agriculture has also at some stage in its evolution found a way to channel the bonanza of free time into other work fruitfully. In the ancient world, this often involved creating new ideologies and new hierarchies of power structures to coerce or otherwise convince large group of people to devote their time to the new task for very little reward. देखो कह रहा है ये तब हो सकता है ऑफ कोर्स ओनली इन अ सोसाइटी दैट हैज transition to high productivity agriculture has also at some stage in its evolution found a way to channel the bonanza of free time into other work fruitfully. अब ये काम तब पॉसिबल है जब किसी टाइम पे क्या रहा हो, जो भी एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी हो उसने कुछ लोगों का टाइम फ्री करके उनको एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजों में एंगेज होने के लिए सक्सेसफुली जाने दिया हो. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर का स्टेटस है, जो लेवल है, वो भी नहीं बढ़ पाएगा और अल्टीमेटली ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो पाएगी. In the ancient world, this often involved creating new ideologies and new hierarchies of power structures to coerce or otherwise convince large group of people to devote their time to the new task for very little reward. इस तरीके से ही चीज़ें जब बढ़ती गई एंशिएंट वर्ल्ड में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जब लोगों ने फ्री टाइम अपना डिवोट करना शुरू किया इन्वेंशंस में और सारी चीज़ों में जो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा डिवोशनल हो सकती थी, तो फिर क्या हुआ इसमें नई आइडियोलॉजीज आई. हायरार्कीज मतलब होता है किसी को स्टेटस वाइज सेट करना और पावर स्ट्रक्चर्स टू कोर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना और अदरवाइज कन्विंस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू डिवोट देयर टाइम टू द न्यू टास्क फॉर वेरी लिटिल रिवॉर्ड. और इस तरीके से लोगों ने धीरे धीरे लोगों को अपनी साइड करना शुरू किया कि बहुत कम रिवॉर्ड्स के लिए या फिर बहुत कम, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ढेर सारा काम कर दिया और उसके बदले में जो पैसा मिला वो बहुत कम मिला, तो वैसे लोग बहुत ज्यादा कन्विंस हुए थे इन कॉन्टेक्स्ट से काम करने के अलावा. ठीक है, So this is what basically this passage is about. इसमें एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस को फिलहाल हाईलाइट किया गया है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज और जो अपना फ्री टाइम निकाल के एग्रीकल्चर को डिवोट करते हैं उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर धीरे धीरे आगे बढ़ पाया है. तो इसी बेसिकली इंपॉर्टेंस पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ था. लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस. देखो क्वेश्चंस में क्या कहना चाहते हैं. Which one of the following statements is true according to the author? ऑथर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है. एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस. ठीक बोल रहा है. देखो सारे सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर तो पार्ट लेगा ही लेगा, ठीक है, लेकिन सारे एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी सिविलाइजेशन बन जाएंगी ये बात कंफर्म नहीं थी. तो ये बात तो हमने सबसे पहली लाइन में ही सीख लिया. बी कह रहा नॉट ऑल सिविलाइजेशंस हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर. बिल्कुल गलत बात है. सिविलाइजेशन सारी तो एग्रीकल्चर के प्रोसेस के थ्रू जाएंगी ही, लेकिन एग्रीकल्चर सारा सिविलाइजेशन बन जाएगा ये बात गलत है. सो बी बाहर. सी एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशंस. नहीं, अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन का नया बर्थ हुआ है, ये भी नहीं कह सकते. डी कह रहा है कम्युनिटीज डिसकंटिन्यूड एग्रीकल्चर टू बिकम सिविलाइजेशन. बिल्कुल गलत बात है. इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा तभी सिविलाइजेशंस बन सकते हैं. सो बी सी डी बाहर है. इट वुड बी ऑप्शन ए दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर. क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस. ठीक है, एग्रीकल्चर को तो पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन होना ही पड़ेगा चाहे आप जो कर लीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ में. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सिग्निफिकेंट नंबर of people were sent to carry out other work from agriculture because बहुत कुछ लोगों को उस मतलब अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पीपल को भेज दिया गया था कि अदर वर्क करो, एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे काम करो. ऐसा क्यों कहा गया था? There were insufficient agricultural products, people were needed to be built to build monuments, weapons, jewelry, etc. There were sufficient agricultural products. This enabled the development of civilizations. बेटा देखो यहाँ पे डी के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हुई नहीं है. ए बोला देवर इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इनसफिशिएंट होता तो बोलते कि भाई और खेती करो. बी बोल रहा है पीपल वर नीडेड टू बिल्ड मॉन्यूमेंट्स, वेपन्स, ज्वेलरी एटसेट्रा. पैसेज में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि लोग चाहिए थे. वो लोग इन सब को बिल्ड करने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है वेपन्स, ज्वेलरी, इन सब बिल्ड करने के लिए चले गए, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट्स के लिए लोग चले गए, लेकिन इसको बिल्ड करने के लिए लोग नहीं बचे थे इसलिए लोगों को भेजना पड़ा, ये कहीं नहीं लिखा है. सो बी वाला बाहर है. सी देखो क्या कह रहा है, देयर वर सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इसलिए सफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे इसलिए उनको अलग अलग काम करने के लिए भेजा गया था. ठीक है, चलो तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या बात कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन देखो, विच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशंस. कौन से टाइप की एग्रीकल्चर कौन से टाइप का एग्रीकल्चर है जो उसकी सोसाइटीज emerge as civilization. Societies which achieved high productivity in agriculture
had the opportunity to find time for other work. Societies which depended on agriculture completely moved to other fruitful work so as to move to many places. Societies which transitioned from one stage of agriculture to another, या societies which could not do agriculture for lack of resources moved to other work. इसमें कौन सा वाला देख सकते हैं, देखो, what kind of agriculture based societies would emerge as civilizations? Societies which achieved high productivity in agriculture had the opportunity to find their time for other work. बिल्कुल, जिनको ऐसा लग गया था कि मैं अच्छा खासा इसमें कर चुका हूं, अब आगे बाकी जितनी चीजें हैं उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं. सो ऐसी सोसाइटीज आगे बढ़ गई थी और ये सब आगे बढ़ के सिविलाइजेशंस बनी. सो बी सी डी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा. सो थर्ड वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है. पीपल एज ग्रुप्स वर कन्विंस्ड टू डू न्यू वर्क थ्रू. कैसे लोगों को कन्विंस किया गया था कि नए नए काम आप कर सकते हो, नई नई चीजों में आप एक्सप्लोर कर सकते हो. रिवॉर्ड, फोर्स एंड कम्युनिटी परसुएशंस, आइडियोलॉजीज, हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर्स. देखो ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके थ्रू किया गया था. ए बाहर हो जाएगा. सी कह रहा है एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नहीं, इसके थ्रू नहीं, लोगों की आइडियोलॉजीज बनी, हायरार्कीज बनी, इस वजह से हुआ था. सो सी बाहर है. डी बोल रहा है वेरी हाई रिवॉर्ड्स, गलत है, ये सिर्फ पैसों के लिए ही वो नहीं जा रहे थे. ठीक है, हाई रिवॉर्ड्स वर देयर, या इवन यहाँ पे मिनिमम रिवॉर्ड्स थे. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कह रहा है कि कम बहुत रिवॉर्ड्स मिल रहे थे. देखो वेरी लिटिल रिवॉर्ड मिल रहा था, तो अगर मैं बोलूंगा वेरी हाई ऑफ रिवॉर्ड्स तो ये भी बात गलत हो जाएगी. सो ए सी डी बाहर है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे. आइडियोलॉजीज, हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर्स. किधर बोल रहा है यहाँ पे, देखो न्यू आइडियोलॉजीज, न्यू हायरार्कीज एंड न्यू पावर स्ट्रक्चर्स हो जाएगा. ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये. 5th क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज ओवर. किस चीज का मतलब है चेंज ओवर. देखो यहाँ पे चेंज ओवर का मतलब है एक फेज से बहुत बड़ा चेंज हो के अलग में चले जाना. तो यहाँ पे लिखा है चैनल, कोवर्स, हायरार्कीज और ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, बहुत लंबे बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो जाना. चैनल गलत है. कोवर्स मतलब होता है स्ट्रांग बनाना. हायरार्की आपको बता दिया मैंने कि लेवल वाइज जब हम चीजों को स्टेज अरेंज कर देते हैं इसको हायरार्की बोलते हैं. सो डी सी बी यहाँ से बाहर हो जाएगा. इट वुड बी ट्रांजिशनड. दैट इज द करेक्ट आंसर चॉइस. इजी पैसेज था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी. इसमें 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे बेटा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. पैसेज नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है. When we pick a newspaper, when we pick up a newspaper, a book or an article, we come to our task with certain preconceptions and predispositions. We expect to find a specific piece of information or be presented with an argument or an analysis of something, say like likelihood of recession in the next 6 months or the reasons why children can't read. देखो अगर हम बात करें कि ये क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि जब भी हम एक न्यूज़पेपर उठा ले, मान लीजिए, या एक बुक उठा ले, या एक मान लो आर्टिकल कोई हमने उठा लिया, ठीक है, वी कम टू आर टास्क विद अ सर्टेन प्री कंसेप्शन एंड प्रीडिस्पोजिशंस. हम क्या होता है, कोई ऐसा प्री कंसेप्शन है या प्रीडिस्पोजिशन है उसको फटाफट उसमें लगाने लग जाते हैं. वी एक्सपेक्ट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बी प्रेजेंटेड विद एन आर्ग्यूमेंट और एन एनालिसिस ऑफ समथिंग. और हम चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हो उससे कोई एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या जो हमें पता हो उसका कुछ आर्ग्यूमेंट उस पर करने लग जाए कोई, या उसका कुछ ऑपोजिट बता दे कि हमें लगे अरे भाई साहब क्या नई चीज़ बताई है, मुझे तो ये चीज़ ऐसे पता थी. सो कहीं ना कहीं हम एक अपने माइंड को ये बोलने लगते हैं कि भाई कुछ ऐसा ढूंढो जिससे कुछ प्रोडक्टिविटी दिखे. से लाइक लाइकलीहुड ऑफ रिसेशन इन द नेक्स्ट 6 months और द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन कांट रीड. कुछ ऐसा हम ढूंढने लग जाते हैं जो थोड़ा सा हमारे दिमाग को हिट करे. We probably know a little about the book or article we are reading even before we start. हमको शायद उसके बारे में बहुत कम पता होता है, उस किताब के बारे में या उस आर्टिकल के बारे में जो भी हम पढ़ना शुरू या स्टार्ट करने वाले होते हैं. There was after all some reasons why we choose to read one piece of writing rather than other. कह रहा है कि हालांकि हर चीज़ के बाद में एक जो भी हम कोई भी चीज़ को पढ़ने का स्टार्टिंग करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इसलिए पता होता है क्योंकि मतलब उस वजह से ही हम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं रादर देन सेलेक्टिंग दी अदर थिंग. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, सपोज दिस इज बुक ए एंड दिस इज बुक बी. अब आपको सेलेक्ट करना है बुक ए पढ़ना है कि बुक बी पढ़ना है. तो अगर आप मान लो सेलेक्ट करते हो बुक ए मेरे को पढ़ना है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा कि आपने बुक बी क्यों नहीं पढ़ी है. हो सकता है ज़्यादा अपीलिंग हो, ये कुछ बहुत बढ़िया लिखा हो, इसमें सामने ऐसे कवर पेज बहुत अच्छा सा बना हो, तो ये वाला इसके पीछे कोई लॉजिक होगा जिस वजह से आपने ए वाले को सेलेक्ट किया होगा और बी को सेलेक्ट नहीं किया होगा.
फिर कह रहा है आर एक्सपेक्टेशंस एंड प्रीडिस्पोजिशंस में हाउएवर ब्लाइंड अस टू व्हाट द आर्टिकल एंड इट्स ऑथर इज एक्चुअली सेइंग। हमारे जो प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो शायद हमें कई बार अंधा बना सकती हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में अंधा? हमें जो हम सोच के उसको पढ़ना चाहते हैं, कई बार ऑथर कुछ और कहना चाहता है लेकिन हम कुछ और समझने की कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम कवर पेज देख रहे हैं, जिस हिसाब से उसका नाम हमें आइडिया कन्वे कर रहा है, उस हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये इंपैक्ट कभी कभार पड़ जाता है। इफ फॉर एग्जाम्पल वी आर यूज्ड टू डिसअग्रीइंग विद द ऑथर, अगर मान लो हमको ये आदत है कि हम ऑथर से हमेशा डिसअग्री कर रहे हैं, वी मे सी ओनली व्हाट वी एक्सपेक्ट टू सी एंड नॉट व्हाट इज एक्चुअली देयर, तो हमको हमेशा वही दिखेगा जो हम देखना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। जो एक्चुअली में ऑथर कहना चाह रहा है या जो सच में बात है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें वो चीज एग्जैक्टली समझ में आने वाली है। ठीक है, डे आफ्टर डे इन आवर रूटीन पैटर्न ऑफ लाइफ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द सेम न्यूज़पेपर, और दिन पर दिन हम क्या करते जाते हैं, रूटीन पैटर्न में ऑफ लाइफ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द सेम न्यूज़पेपर, the same magazine, even books by authors with the same perspectives. In order to reflect on our reading habits and improve our skills, we need to break out of this routine, step back and look of what we are doing when we read. और रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा ही करते जाते हैं, एक ऑथर या एक किसी का व्यू पॉइंट पता चल गया और उसी के बेसिस पे हम चीजें पढ़ते जा रहे हैं, वही चीजें हम सीखते जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हमें करने की क्या जरूरत है, in order to reflect our reading habits and improve our skills, we need to break out of this routine. इस रूटीन को ब्रेक करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। स्टेप बैक एंड लुक एट व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी रीड। और स्टेप बैक करो कि जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या सोच रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा ही लिखा होगा और वही हम चीज पढ़ के उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि कुछ हम नया कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो हमारे दिमाग को हैम्पर करता है, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बातचीत डिस्कस हुई है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके आंसर्स पे फिर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब जैसे ही नॉट ट्रू लिखा हो, इसका मतलब आपको क्या बताना है बेटा, फॉल्स बताना है, यानी कि कौन सा वाला गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, एक कह रहा है रीडर्स प्री कंसेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग, रीडर्स हैव एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे रीड एन आर्टिकल और अ बुक, रीडर्स लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ देयर रीडिंग्स, रीडर्स assume that everything they read will have new information। देखो ए तो ठीक है, रीडर्स प्री कंसेप्शन इन्फ्लुएंस द रीडिंग, ये बिल्कुल ठीक बोला है कि रीडर जो सोच के पढ़ेगा वही चीज उसकी रीडिंग को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक बात है। बी कह रहा है रीडर्स हैव एक्सपेक्टेशन व्हेन दे रीड एन आर्टिकल और अ बुक, डेफिनेटली उनको एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसा देखा है, जैसा सुना है वैसा ही होगा। सी कह रहा है रीडर्स लुक फॉर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ देयर रीडिंग्स, डेफिनेटली दे लुक फॉर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, है ना, और फिर उसी बेसिस पे हम चीजों को लिमिट भी करने लग जाते हैं। चलो डी कह रहा है रीडर्स अज्यूम दैट एवरीथिंग दे रीड विल हैव न्यू इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं है, रीडर्स को कंफर्ट जोन आ जाता है। तो बाहर बेटा कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हमें बताना था नॉट ट्रू या फॉल्स, तो ये देखो ए बी सी ट्रू है, डी गलत है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट चॉइस के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 7। Our expectations and predispositions may however blind us because, जो हमारे predispositions होते हैं और expectations होती हैं वो हमें blind कर सकते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं, we may not get the actual ideas of the author, we will get the actual ideas of the author। देखो अगर actual idea पता चल गया तब तो blind नहीं होगे, गलत है। C, we may disagree with the author, नहीं, disagreeing with the author आपको हमेशा blind ही रखेगा। We will agree with all the ideas of the author, इस तरीके से नहीं, आपको we may not get the actual ideas of the author, आप ऑथर का असली आइडिया नहीं फाइंड आउट कर सकते अगर आप अपने प्री कंसेप्शंस और प्रीडिस्पोजिशन को लेके कोई चीज पढ़ोगे। इस हिसाब से ये बोला गया है कि आपको ये ब्लाइंड कर सकता है। तो वी मे नॉट गेट द एक्चुअल आइडियाज ऑफ द ऑथर, इस तरीके से आपको असली आइडिया जो ऑथर बताना चाहता है वो शायद आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा, वो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वन ऑफ द वेज टू इंप्रूव आवर रीडिंग हैबिट्स इज टू, एक तरीका जिससे हम अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं वो क्या है, ब्रेक द रूटीन बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ रीडिंग, चेंज द टाइप्स ऑफ टॉपिक्स वी रीड, ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, स्टॉप रीडिंग फॉर सम टाइम एंड देन रीस्टार्ट रीडिंग। देखो इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही बात पैसेज में बोली गई है, वो बात यहाँ पे बोली गई है
कि इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट आवर रीडिंग हैबिट्स एंड इंप्रूव आवर स्किल्स वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रूटीन। अब ये रूटीन कौन सी चल रही है? सेम न्यूज़पेपर, है ना, सेम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सेम मैगजीन पढ़ रहे हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ब्रेक कर दो, मतलब अलग अलग ऑथर्स और इनका पढ़ने लग जाओ। तो देखो ए बाहर हो गया, बी बाहर हो गया, सी कह रहा है ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, सेम अखबार, सेम बुक, सेम आर्टिकल्स को पढ़ने की हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा। सो ए, बी और डी बाहर है, सी इज इन एज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। यू हैव टू ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर। सो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस बेटा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। Which quality does the author here advocate to be a good reader? ऑथर यहाँ पे कौन सी क्वालिटी बता रहा है जिसको एज अ गुड रीडर होने के लिए रिक्वायरमेंट होगा? देखिए कह रहा है बीइंग ऑब्जेक्टिव टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर, हैविंग प्री कंसेप्शंस एंड प्री डिस्पोजिशंस। बीइंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा जो ऑथर बता रहा है उस आइडियाज पे वैसे ही टिक जाओ, है ना, मतलब ऑथर के आइडियाज को मानो, ये बोला जा रहा है। हेयर एडवोकेट टू बी अ गुड रीडर, अच्छा रीडर बनने के लिए आप ऑथर के आइडियाज को मानो या समझो ऑथर का आइडिया क्या है। हैविंग प्री कंसेप्शंस एंड प्री डिस्पोजिशंस, बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से तो आप बेकार रीडर बन जाओगे एज पर दी ऑथर। सी कह रहा है हैविंग कंटिन्यूअस रूटीन्स, कंटिन्यूअस रूटीन नहीं, रूटीन की वजह से आप बेकार बन रहे हो। रूटीन का मतलब है सेम चीजें पढ़ना, वो नहीं करना है। डी कह रहा है डिसएग्रीइंग विद द ऑथर, डिसएग्री करते जाओगे तो आप वैसे ही रह जाओगे। आपको क्या करना है? बीइंग ऑब्जेक्टिव टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसा ऐसा ऑथर कहना चाहता है उसके हिसाब से भी चल के देख के सोचिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले के साथ में चलना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए वुड गो एज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए 9th के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 10th। Which word in the passage means व्यू पॉइंट्स? अब इसमें से कौन सा वर्ड का मतलब व्यू पॉइंट है? देखो कई सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में, एक है प्री कंसेप्शंस, फिर है प्री डिस्पोजिशंस, फिर है पैटर्न एंड देन वी हैव पर्सपेक्टिव्स। देखो प्री कंसेप्शन और प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग में पहले से ही सेट है, हम उसको सेट कर नहीं रहे हैं, वो पहले से ही सेट है, ठीक है। पैटर्न का मतलब होता है इस हिसाब से ही चीजें चलेंगी, इसको व्यू पॉइंट नहीं बोलते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है मेरे हिसाब से, यानी मेरे व्यू पॉइंट में क्या है। तो व्यू पॉइंट का एकदम बड़ा बढ़िया भाई कौन सा निकल गया बेटा? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया और व्यू पॉइंट का भी मतलब होता है नजरिया। सो नजरिया इस दोनों का मतलब हो जाएगा एंड दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर डी गेट्स एज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्पॉटिंग एरर्स आ चुका है, 2 पैसेज थे, जरा देख लेते हैं, 2 ही पैसेज थे, ठीक है। फर्स्ट पैसेज में हमने 5 क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद में सेकंड पैसेज हमारे पास में था जिसमें भी 5 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी देखो कई सारे एग्जाम्स में आपके पास में 10-10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे 2 ही पैसेज दिया है, चलो बढ़िया चीज है। स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस देख लीजिए। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेबल्ड एज A, B and C. Read each sentence to find out whether there is an error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as option D. इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है। हालांकि सारे बार आंसर्स जो डायरेक्शंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट फिर भी समझ लीजिए। इसमें करना ये होता है बेटा कि आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने रख दिया गया है। आपको करना यह है कि आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या पार्ट एरर है। जैसे ए बी सी में इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया, अगर ए बी सी में कोई पार्ट एरर कर रहा है, कोई गलत पार्ट है तो आप वो बता देंगे। अगर मान लो सेंटेंस पूरा सही है तो आप सेलेक्ट करेंगे नो एरर, आपका सही आंसर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर डी आप करना है, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इन सारे सेंटेंसेस की, एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, ये किस हिसाब से इनमें गलतियां निकलेंगी। ध्यान से समझते चलिएगा, आजकल गलतियां थोड़ी कॉमन सेंस वाली ज्यादा आती हैं, ठीक। पहला देखिए, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स एंटार्क्टिकाज सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। अब यार देखो पहली चीज तो ये देखो कि 2-2 आईएनजी वाले एक साथ नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आते हैं, ये 99.99% केसेस में गलत ही माना जाएगा। स्टार्टिंग मेल्टिंग गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डेकेड्स एंटार्क्टिका सी आइस कवर, मतलब डेकेड्स तक ये फैलने के बाद एंटार्क्टिका की जो आइस कवर है उसने क्या कर दिया है, अब एक्सपैंड करना शुरू कर, मेल्ट करना शुरू कर दिया है। तो स्टार्टिंग मेल्टिंग की जगह पे यहाँ पे स्टार्टिंग को मुझे हटाना पड़ेगा और स्टार्टिंग के जगह मुझे लगाना पड़ेगा
अगर मैं लगा दूं, यहां पे लगा सकता हूं हैज स्टार्टेड, लगा सकता हूं हैज स्टार्टेड, लगा सकता हूं अभी के लिए, स्टार्टेड मेल्टिंग लगा सकता हूं, ये पास्ट के लिए, ठीक है। तो आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डिकेड्स अंटार्कटिका सी आइस कवर हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, तो ये सही होगा। स्टार्टेड मेल्टिंग भी किसी तरीके से हो सकता था अगर हम पास्ट का यहां पे कोई रेफरेंस दे देते तो, लेकिन स्टार्टिंग मेल्टिंग किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, और सी को हम दो तरीके से सुधार सकते थे। स्टार्टेड को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट का कोई रेफरेंस यहां पे दिया नहीं है, हम हैज स्टार्टेड लिखेंगे और हैज स्टार्टेड मेल्टिंग यहां पे सही माना जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइज्ड बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइज्ड मेथड्स। ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे लिखा है विल बी प्राइस। अब यहां पे अगर मान लो मुझे विल लिखना है, एक हमने रूल सीखा था कि मॉडल जब हम यूज करेंगे, मॉडल के साथ में कुछ वर्ब फॉर्म्स होती हैं जिनको हम उसी तरीके से रख सकते हैं। जैसे मॉडल के साथ में आप वर्ब की बेस फॉर्म रख सकते हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना। मॉडल के साथ में, मॉडल का मतलब हो गया विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स हैं। जैसे यहां पे क्या मॉडल है, विल यूज किया गया है। इसके साथ में हम क्या रख सकते हैं, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हैं। मॉडल के साथ में वो कौन सी फॉर्म रख सकते हैं, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हम रख सकते हैं मॉडल के साथ में बेटा, मॉडल के साथ में रख सकते हैं बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म कैसे रखेंगे यार, बी के बाद में मॉडल के साथ में बी लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई विल बी गॉन, आई फूड विल बी ईटन, तो विल हो गया, बी हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। या तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं जिसमें हम एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, या तो हम मॉडल के साथ में बी रखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या फिर हम रखते हैं मॉडल के साथ में प्लस बी रखते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या फिर हम लगाते हैं मॉडल के साथ में MODAL, मॉडल के साथ में हैव लगाते हैं प्लस बीन लगाते हैं प्लस ING फॉर्म लगाते हैं। ये चार ही फॉर्मेट्स मॉडल के साथ में हो सकती हैं बेटा, ठीक है। ये चार फॉर्मेट्स पॉसिबल हैं। यहां पे लिखा है विल बी वाला मतलब मॉडल प्लस बी लगा सकते हैं, मॉडल प्लस बी, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए क्योंकि बी वाले हमारे पास दो हैं। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे ING है, ना प्राइस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ना ING है, मतलब गलती कहाँ निकल गई, प्राइस में। तो विल बी प्राइस की जगह विल बी प्राइस्ड लिखेंगे तब ये सेंस बनेगा, क्योंकि विल बी प्राइसिंग का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकल पा रहा है। तो बी ऑप्शन में गलती निकालेंगे, विल बी प्राइस की जगह विल बी प्राइस्ड लिखेंगे और मॉडल के इतने सारे फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा विल बी प्राइस की जगह विल बी प्राइस्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है इफ द स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड, ठीक। ये है बात कंडीशनल सेंटेंस की, ये बात है कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़े थे वर्ब्स में, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी, ठीक बात। ये वाला कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ये रियलिस्टिक कंडीशन है। अब रियलिस्टिक का दो पार्ट होता है, जिस पार्ट में बेटा इफ लगा होता है उस पार्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाकी आगे सेंटेंस चला जाता है। जिस पार्ट में इफ नहीं होता है उस पार्ट में हम लगाते हैं मॉडल का पास्ट वर्जन। मॉडल का पास्ट वर्जन का मतलब है विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, शुड लगाएंगे, कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे और मे ना लगा के माइट लगाएंगे। ये होता है पास्ट। मॉडल लगाएंगे, उसके बाद में हम लगाएंगे हैव, उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बेटा फिक्स रहता है। आप जब भी कभी रियलिस्टिक वाला देखोगे तो यही वाली चीज आप फॉलो कर दोगे। तो चलो इसमें मैच करते हैं। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। अब देखो यहाँ पे मॉडल हैव प्लस V3 तो सही लिखा है, ये हो गया मॉडल, ये हो गया हैव और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव बेनिफिटेड, बिल्कुल ठीक है। कॉमा के बाद वाला पार्ट ठीक है, कॉमा के पहले वाला मैच करते हैं। इफ हैड प्लस V3, अब देखो यहाँ पे इफ लगा है, द स्कीम लगा है, वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड लिखा है, ये मतलब गलत हो गया। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे,
यहां पे वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड जो लिखा है, इसको कैसे सही कर सकते हैं? इसको मुझे सही करना पड़ेगा, इफ द स्कीम हैड बीन इंप्लीमेंटेड। तो वुड हैव बीन हटाएंगे, यहां से हैड बीन लगाएंगे, तब ये सही माना जाएगा। और अब ये कंडीशनल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सो इफ द स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड नहीं, इफ द स्कीम हैड बीन इंप्लीमेंटेड लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? याद रखिए इस चीज को, कंडीशनल हमने जब पढ़ा था तो ये चीज हमने सीखी थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कह रहा है गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न। अब ये क्या चीज कर रहा है? देखो गवर्नमेंट स्टॉक्स क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है, सेफ्टी ऑफर कर रहा है, लिक्विडिटी ऑफर कर रहा है और अट्रैक्टिव रिटर्न। रिटर्न जैसे ही लिखा है यहां पे गलत हो गया। जब यहां पे सेफ्टी है ये नाउन है, लिक्विडिटी है नाउन है, तो यहां पे रिटर्न कैसे लिख देंगे? इसकी जगह क्या होना चाहिए? रिटर्न्स होना चाहिए, रिटर्न्स। और यहां पे रिटर्न्स का मतलब क्या है बेटा? नाउन है, ये वर्ब नहीं है कि रिटर्न आना, ठीक है? इसमें रिटर्न्स का मतलब क्या है? नाउन की तरह काम कर रहा है। सेफ्टी होती है, लिक्विडिटी होती है और अट्रैक्टिव रिटर्न्स होते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहां पे बी ऑप्शन में रिटर्न्ड की जगह हमें रिटर्न्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? देखो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अगर वो नहीं आते होंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। चलिए 15 देखिए, स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन आई होवर्ड ओवर अ वीडियो ऑफ अ माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जब मैं अपना सोशल मीडिया टाइमलाइन चला रही थी, लेकिन यहां पे जब वर्ड मिसिंग है, उसके लिए क्या लगाएंगे? वाइल स्क्रोलिंग। क्या लगाएंगे? वाइल स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया, है ना बेटा? तो वाइल स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब मैं अपना सोशल मीडिया टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रही थी। अगर मैं वाइल नहीं लिखूंगा तो जब मिसिंग हो जाएगा और बिना जब का ये सेंटेंस जब्बा जैसा लगेगा, इसलिए हम स्क्रोलिंग के पहले वाइल लगा देंगे। तो पार्ट नंबर ए में अगर हम वाइल लगा दे तो ये सेंटेंस सही मीनिंग देगा। वाइल स्क्रोलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन आई होवर्ड ओवर अ वीडियो ऑफ अ माइनर रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सही माना जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट सीम्स टू बी अ केस वर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे। अरे ये तो बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वर लिखा है, इसको चाहते थे कि हम वेयर, ये वेयर लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वेयर की जगह WERE लिख दी। अब ये वर और वेयर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इसको बेटा हम वर पढ़ते हैं, हिंदी में अगर मैं लिख के दिखाऊं इसको वर पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं वेयर, इसको पढ़ते हैं वेयर। इनमें दोनों में बहुत अंतर होता है। वर एक प्लूरल वर्ब है जिसका मतलब प्लूरल वर्ब की तरह हमेशा यूज होता है, और वेयर का मतलब है जहां पे, इसका मतलब है जहां पर। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखो तो ये कहना चाहता है द फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट सीम्स टू बी अ केस, जो गोल्ड के साथ फैसिनेशन होता है लोगों का कि भाई मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाए, बहुत सारा सोना खरीद लूं, ये फैसिनेशन है। ठीक है, टू बी अ केस वेयर मतलब जहां पे ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे। जहां पर ट्रेडिशनल बिलीफ जो है और मॉडर्न फाइनेंस एक सेम बात को कहना चाहता है। तो वेयर की जरूरत थी, यहां पे वर लगा दिया था। इसको हम ठीक करके यहाँ पे WHERE वेयर लगा देंगे और ये तब सही हो जाएगा। वर यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन में हम वर हटा के और वेयर को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत थी यहाँ पे, बाकी तो ये सही है। चलिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव अस डिस्टिंक्टली pessimistic about the possibility that altruism can arise naturally among humans। अब क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिखे हैं। देखो यहाँ पे पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावाद। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावाद। मतलब क्या होता है? चीजों को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक है तो यानी कि चीजों का पॉजिटिव देखता है, पेसिमिस्टिक है तो नेगेटिव देखेगा, अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, अरे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, ये पेसिमिस्टिक है। फिर आता है यहाँ पे एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दूसरों का भला सोचने वाला। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दूसरों का भला जो सोचे। याद कर लो, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।
दूसरों का भला चाहने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, और दूसरों का भला चाहने को एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ये एक प्रैक्टिस होती है ना, जो लोग क्या करते हैं दूसरों का भला सोचते हैं, उस प्रैक्टिस को एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस। ठीक, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, कितनी चीजों की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कितनी चीज है, एक चीज है। अब हमें पता है जब भी एक चीज होती है तो एक ही चीज के हिसाब से वर्ब लगाते हैं, और एक चीज वाली जो वर्ब होती है उसमें एस चाहिए, तो लीव में एस नहीं लगा है, मतलब लीव की जगह हम क्या लगाना पड़ेगा, लीव्स लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से पार्ट नंबर ए में हमें एरर मिल जाएगी बेटा। ठीक है, सो 17th वाला क्वेश्चन जाएगा पार्ट नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें अगर, सो 18 क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड। चलो, जब सब कुछ आपके लिए काम करना शुरू कर देगा तो आप ये पाओगे कि थिंग्स आर डैश एंड डैश। अब आर के बाद में अगर वर्ब लगेगा तो या तो वो आईएनजी होना चाहिए या तो ये V3 वाला फॉर्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, दोनों में से कोई एक फॉर्म होना चाहिए। सो थिंग्स आर अचीव गलत लिखा है एंड डिलीवर्ड गलत लिखा है। अगर आप अचीव लिखोगे तो ये नाउन बन जाएगा, अगर ये आप अचीव लिखोगे तो ये नाउन बन जाएगा, और फिर यहां पे आपको दूसरा वाला भी नाउन ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एंड से दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप क्या पाओगे कि चीजें आपको मिल गई हैं और आप तक पहुंच गई हैं। ठीक है, तो आर अचीव एंड डिलीवर्ड गलत लिखा है यहां पे, इसमें हम अचीव को हटाएंगे और डिलीवर्ड जैसा ही ईडी लगा देंगे। सो थिंग्स आर डिलीवर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पे अचीव गलत है, तो अचीव की जगह हम क्या लगा देंगे, अचीव की जगह लगा देंगे ईडी वाला फॉर्म। तो अचीव्ड यहाँ पे अगर लिख देंगे ये सही हो जाएगा। दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर सी में हमें गलती मिल चुकी है। ठीक है, व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड। इस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 19 देखिए क्या कह रहा है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। ये क्या चीज है, ये है कंडीशनल सेंटेंस का इमेजिनरी वाला। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंडीशनल का एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। रियल वाला क्वेश्चन ऊपर आ चुका है और ये आ चुका है इमेजिनरी वाला। देखो कंडीशनल कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, कंडीशनल में जो इमेजिनरी वाला होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वही फॉलो करते हैं। इसमें जिधर भी इफ लगा होता है, इसके इफ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, बस वॉज नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म याद रखिएगा, मतलब वर चलेगा, हैड चलेगा, डिड चलेगा, सब चलेगा, लेकिन यहाँ पे वॉज नहीं हो सकता, ये फिक्स रहता है। ये चल गया, फिर कॉमा आएगा, फिर इसके बाद में एक मॉडल यूज होंगे। मॉडल भी कौन सा रहेगा, पास्ट वर्जन रहेगा। पास्ट मॉडल अभी बताया था, जैसे विल नहीं वुड, शैल नहीं शुड, कैन नहीं कुड, मे नहीं माइट होगा पास्ट मॉडल। मॉडल के बाद में आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा खत्म बात। ठीक है, चलो मैच करते हैं। इफ आई वर यू, इफ वाला पार्ट में हमने लगाया वर, ये बिल्कुल सही था, वॉज नहीं लगा सकते थे, वर तो ठीक है। फिर यहाँ पे आई वुड नॉट गो फॉर, अब यहाँ पे वुड लगा है पास्ट मॉडल, फिर यहाँ पे V1 लग गया गो, बिल्कुल सही है, गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। तो यानी कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 20। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, female literacy was extremely low in comparison to male literacy। यार देखो कंपैरिजन हो रहा है तो लोड तो कोई सेंस नहीं बनाता, क्या लगाएंगे, फीमेल लिटरेसी वाज एक्सट्रीमली लोअर इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी लगा सकते हैं या फिर लो लगाएंगे। तो लोड की जगह यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लोअर इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दैन नहीं लिखा है इसलिए लोअर हटा के लो लगाएंगे तब इसको ठीक माना जाएगा। तो लोड हटा के यहाँ पे लो लगाएंगे, इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी हो जाएगा। ठीक है बात, तो 20th वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और इस तरीके से आई गेस हमारे ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हमें किसी और कैटेगरी पे, हाँ, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो आपके पास में रीअरेंजमेंट के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक रीअरेंजमेंट होता है जिसमें आपको सेंटेंस नंबर 1 दिया होगा, सेंटेंस नंबर 6 दिया होगा, P होगा, Q होगा, R और S होगा। सेंटेंस नंबर 1 और 6 एकदम फिक्स है, आप इसको छेड़ नहीं सकते हैं। P, Q, R, S को आपको अरेंज करना पड़ता है। ये सेंटेंसेस काफी लंबे और टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके सॉल्व भी करना चाहिए। दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है,
इसमें आपको करना क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R and S. Given below each sentence are 4 sequences, namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. बहुत सिंपल सा काम है, ध्यान से समझिए। हर एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, P, Q, R और S में। ठीक है, आपको देखना है P, Q, R, S जब हम पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब सा साउंड करेगा मोस्टली, तो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। मान लो पहले S रख दिया, फिर Q रख दिया, फिर R, फिर P, और देखना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा वाला अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम पढ़े तो इस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। बस इतना सा काम करना है, और जो भी सेंटेंस का सीक्वेंस आपको सही मीनिंग दे रहा होगा, मान लो C दे रहा है तो C आपका आंसर हो जाएगा, मान लो A दे रहा है तो A आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना सिंपल सा काम इसमें करना होता है। चलिए शुरू कर देते हैं इसको करना। एलिमिनेशन को फिलहाल हमने हमेशा से प्रेफर किया हुआ है, तो उसी हिसाब से आज भी करेंगे, तो देखते हैं कैसे इसका आंसर आता है। पहला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फॉर लॉन्ग एंड। देखो एंड से क्वेश्चन खत्म तो नहीं होगा, मतलब पी से जो भी पॉइंट खत्म कर रहा है उसको बाहर कर देते हैं। देखो यार कितना सिंपल सा है, ऐसे एलिमिनेशन लगाते हैं। तो सी बाहर और डी ऑप्शन बाहर, दो चीजें बाहर हो गई हैं। कैसे मालूम चल रहा है, एंड से सेंटेंस खत्म नहीं होता है तो पी वाला स्टार्ट एंड बेटा खत्म नहीं करेगा। ठीक है, चलो। द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम। अब यहां पे आर शुरुआत नहीं कर रहा है, देखो दोनों पॉइंट्स एस से शुरुआत कर रहे हैं, ये थोड़ा आसान हो गया। अब एक है एस पी और दूसरा है एस क्यू, तो कौन सा वाला अपने साथ में लॉजिकली सही चीज देगा? देखिए जरा यहाँ पे, एक है एस पी और फिर है एस क्यू। देखो एग्रीकल्चर हैज बीन, अब एस के साथ में पी लगाते हैं, एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग एंड, एस पी हो गया। एस क्यू देखते हैं, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया। अब एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं जरा एसपी वाले को पढ़ के, एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग एंड फिर क्यू द बैकबोन ऑफ इंडिया, एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया। इसका मतलब पहले तो बताओ क्या था, यानी एसपी जो है ये गलत हो गया, इसका सेंस नहीं निकल पा रहा है। एस क्यू पी आर देखते हैं, ये बोल रहा है एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर पी फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम। ये वाला ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक एजेंडा इन एनी कंट्री पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाय। देखो एस शुरुआत नहीं करेगा क्योंकि इस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, यहां पे है भी नहीं। चलो बढ़िया चीज है, स्टार्टिंग के लिए हमारे पास में है आर के 2 पॉइंट पी और क्यू। चलो पी से शुरुआत करके देखते हैं, उसके बाद क्यू से शुरुआत करेंगे, फिर आर वाले 2 बच जाएंगे, उन पे आ जाएंगे। ठीक है, पी एस आर क्यू देखते हैं, पी से बात करते हैं, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, फिर आएगा एस, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय, ठीक है, पी के साथ एस फिर आर, इज ड्रिवन बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री। अच्छा आर क्यू PSRQ, अच्छा है यार। द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय एजेंडा इन एनी कंट्री, देखो नहीं, इज जनरली ड्रिवन बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, तो PSRQ तो ठीक ऑप्शन दे रहा है सी वाले पे। चलो रुक जाते हैं जरा सा, अब बात करते हैं QRSP एजेंडा इन एनी कंट्री पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ये गड़बड़ है, मीनिंग नहीं यहां पे दे पाया, ये बाहर है। आरक्यू और आरपी देखते हैं जरा बेटा, आरक्यू और आरपी देखते हैं। देखो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, आरक्यू हो गया। अब एसपी इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, आरक्यू एसपी भी बढ़िया है। अब बात करेंगे आरपी एसक्यू, आरपी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, फिर आएगा द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, आर के साथ में पी लगाते ही गड़बड़ हो गया। अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ए और फिर आ रहा है सी। देखो ए सही लॉजिक दे रहा है कि सी कह रहा था PSRQ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, सॉरी PSRQ है ना, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय। अब यार क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज ड्रिवन बाय तो गलत हो गया ना, पहले ये गड़बड़ कर रहा है, तो मतलब सी को हटाएंगे, ए वाला प्रेफरेंस देंगे। क्या बोल रहा है RQSP, देखो जरा ध्यान से, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, ठीक है, फिर एस इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, सी को बाहर कर देंगे।
सो 22nd जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में बेटा। 23rd देखिए, बिफोर इट स्टार्ट्स द ऑफ द गवर्नमेंट इज, क्यों स्टार्टिंग नहीं करेगा ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ऑफ द गवर्नमेंट इज से कोई स्टार्टिंग नहीं होने वाली है, ये बात कंफर्म हो गई है, और इस पे खत्म भी नहीं होगा, ये भी बात कंफर्म हो गई है। यानी कि दो ऑप्शन हमने सीधा सीधा यहीं से बाहर कर दिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है SQ और दूसरा है RQ। अब SQ और RQ में से जो सही सेंटेंस का सीक्वेंस देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो SQ पढ़ते हैं। द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज, ये हो गया SQ। RQ देखते हैं, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज, बिल्कुल द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज। अबे गवर्नमेंट की कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी मैनेज हो रही है, तो एस के साथ क्यू लगाते ही ये भंटाधार कर रहा है। सो बी इज आउट, ऑप्शन नंबर सी इज इन। RQSP पढ़ के देख लेते हैं। द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज, RQ अच्छा हो गया, फिर SP इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं यार, इन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। जिसमें आपको पूरे 6 सेंटेंसेस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हो आप, ठीक है। 24th वाला देखिए क्या कह रहा है। अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट द पार्टी दैट रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट टेक कंट्रोल। देखो आर शुरुआत नहीं कर पा रहा है, आर शुरुआत नहीं करेगा। ऑफ द गवर्नमेंट किसके रिस्पेक्ट में है, तो आर वाला पॉइंट यहां से हमने बाहर कर दिया, एक पॉइंट तो यहां से बाहर हो गया। अब बचता है Q, P और S बचता है। अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट, तो यहां पे P से स्टार्टिंग हो सकती है, द पार्टी दैट रिसीव्ड। अच्छा, फिर उसके बाद में Q से स्टार्टिंग है, P से स्टार्टिंग है, S से स्टार्टिंग देखते हैं। मस्ट टेक कंट्रोल, मस्ट टेक कंट्रोल किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है नहीं मालूम है, कौन मस्ट टेक कंट्रोल नहीं पता। अब हमारे पास बचता है QP और PS। चलो पढ़ लेते हैं, जो लॉजिकल वही आंसर। तो QP पढ़ते हैं पहले, द पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट। QP तो अच्छा लग रहा है। PS पढ़ते हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल। वोट कंट्रोल थोड़ी करेगा यहाँ पे, है ना, ये गलत हो गया, वोट कंट्रोल नहीं करता है। PS तो गड़बड़ है, यानी B बाहर, ऑप्शन नंबर A के साथ जाएंगे। QPSR को पढ़ते हैं एक बार। द पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर A वुड बी आर करेक्ट आंसर चॉइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24th के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 25th। Can express a view on in which the electorate a particular issue of public policy a referendum is a vote. Can express a view on, अब देखो P खत्म नहीं कर सकता और ना शुरुआत कर सकता है, ना P खत्म करेगा ना P शुरुआत करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो P खत्म कर रहा है इसमें और P शुरुआत कर रहा है इसमें, दो ऑप्शन तो सीधा सीधा हमारे बाहर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या बोलता है। इन विच द इलेक्ट्रेट, Q भी शुरुआत नहीं कर सकता। अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी अ रेफरेंडम इज अ वोट, ठीक है। अब SQ है और RP है, कौन सा वाला शुरुआत करेगा ये देखते हैं। S के साथ में Q लगाते हैं। अ रेफरेंडम इज अ वोट, फिर आगे Q, इन विच द इलेक्ट्रेट, S के साथ Q तो ठीक है। RP देखते हैं, अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, चलो RP हो गया, फिर QS ऑन इन विच कहना व्यू ऑन, तो उस ऑन के बाद तो ये बताना पड़ेगा ना किस चीज पर, ऑन के बाद इन थोड़ी आएगा, गलत हो गया। RPQ गलत है, B बाहर, ऑप्शन A इज इन। SQPR पढ़ के देखते हैं। अ रेफरेंडम इज अ वोट इन विच द इलेक्ट्रेट कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट चॉइस हियर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, इन मॉडर्न सोसाइटीज और मेरिली सुप्रेस्ड, क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता, बाहर हो गया तुरंत यहां से, क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता। हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, आर स्टार्टिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, आर भी स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, गेस है ना, आर भी स्टार्टिंग नहीं कर सकता है। बीन रिजॉल्व्ड, एस भी स्टार्टिंग नहीं कर सकता, तो पी हमें लग रहा है स्टार्टिंग कर सकता है। चलो देखते हैं यहां पे P से अगर हम बात करें, PRSQ को पढ़ के देखते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, PRSQ ये भी शुरुआत नहीं कर पा रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो क्या बाहर निकला था, C बाहर निकला था।
क्यू आर एस पी क्यू से और मेरली सुप्रेस्ड, डी भी बाहर हो गया। अब आरपीएस क्यों बच रहा है, आरएसपी क्यों बच रहा है यार, बट आर शुरुआत कैसे करेगा, हैज कॉन्फ्लिक्ट, हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। चलो आरपी और आरएस देखते हैं। हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड, अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर लगा देते तो हमें पता चल जाता। ये हो सकता है कि ये पूरा रीअरेंजमेंट एक क्वेश्चन हो, तो आर से शुरुआत हो सकती है अगर क्वेश्चन होगा तो। आरपी है, आरएस है, सो आर के साथ में पी लगाएंगे, एक बार देखते हैं, फिर आर के साथ में एस लगा के देखते हैं। हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है, फिर एस बीन रिजॉल्व्ड और मेरली सुप्रेस्ड, अब ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। आरएसपी क्यू देखते हैं, हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न सोसाइटीज और मेरली सुप्रेस्ड, ये गलत हो गया यार, ये बी वाला गड़बड़ है, सही कौन सा आ रहा है, बी वाला, आरपीएसक्यू, क्योंकि बीच में हमको ये लिखाना पड़ेगा, ठीक है। हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बाद में इन मॉडर्न सोसाइटीज को पहले लगाना पड़ेगा, फिर बीन रिजॉल्व्ड और मेरली सुप्रेस्ड, ठीक है। तो रिजॉल्व हुआ है या सिर्फ सुप्रेस किया गया है, इस बारे में एक साथ बात होगी। तो एस के साथ में क्यू होना चाहिए, क्योंकि और के जस्ट बाद पहले वही होना चाहिए जो और के जस्ट बाद वाला कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो क्यू के पहले मुझे चाहिए एस, सो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन था ये, स्टार्टिंग ही हैज से हो गई, लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है, तो कभी भी आप ये आंसर पे ठीक नहीं पहुंचाओगे। चलो Question number 27. Several of our food are being extensively cultivated and vegetable crops hybrid varieties of. S खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है, S खत्म नहीं कर सकता, ये बात ठीक हो गई। अब फिर आ रहा है यहाँ पे are being extremely cultivated, Q शुरुआत नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है, बाहर हो गया। R and vegetable crops hybrid varieties of, S खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, SPQR और SPRQ, मतलब SP तो बच ही रहा है। चलो देखते हैं SP क्या है, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड, SP ठीक है। फिर आता है Q लगाना है कि R लगाना है, ऑफ आर फूड आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, ये तो कोई मीनिंग नहीं बता पा रहा है, Q के साथ में R कोई मीनिंग नहीं बना पा रहा, तो B हटाएंगे। चलो SPRQ देखते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। इसके अलावा और कोई यहाँ पे सेंस नहीं बना पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। अगेंस्ट द ऑफिसर, रीजन फॉर द एक्यूजेशन देयर शुड हैव बीन हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम। एस शुरुआत नहीं करेगा, इस वजह से एक पॉइंट यहां से बाहर हो गया, ठीक है। देयर शुड हैव बीन पे खत्म नहीं हो पाएगा, मतलब आर खत्म नहीं करेगा, यहां पे है भी नहीं। अगेंस्ट द ऑफिसर, पी शुरुआत करने के लिए ठीक यहां पे नहीं है, पी शुरुआत करने के लिए ठीक नहीं है। अगेंस्ट द ऑफिसर किस बारे में बात कर रहे हैं नहीं मालूम, तो ये पी हटा देते हैं। अब हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है आरपी और दूसरा है आरक्यू। सो लेट्स सी आरपी क्या है, आरक्यू क्या है। देयर शुड हैव बीन अगेंस्ट द ऑफिसर, आरपी यहां से बाहर है। आरक्यू देखते हैं, देयर शुड हैव बीन रीजन फॉर द एक्यूजेशन, आरक्यू हो गया, फिर पी अगेंस्ट द ऑफिसर हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी वुड गेट एज द करेक्ट आंसर चॉइस बेटा, ठीक है। चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं। पोएट्री इज एंड आइडियाज पावरफुल फीलिंग्स द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। वैसे तो ये काफी सिंपल है, ऐसे ही देख के पता लगा सकते हैं इसको, लेकिन चलो आपके हिसाब से करके देखते हैं। ऑफ पे ये खत्म नहीं होगा, मतलब एस खत्म नहीं करेगा, एक पॉइंट यहां से बाहर हो गया, ठीक है। ठीक है, एस ऑफ से खत्म नहीं होगा तो एस बाहर हो गया। अब एंड आइडियाज, क्यों शुरुआत नहीं कर सकता, चलो हो भी नहीं रहा है यहाँ पे, ये एस है, आर है और पी है। पोएट्री इससे शुरुआत कर सकते हैं, एंड आइडियाज से नहीं कर सकते हैं। पोएट्री इस पे हम खत्म नहीं कर सकते, मतलब पी खत्म नहीं कर सकता है, तो ए वाला बाहर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखेंगे कि बच क्या रहे हैं, पी खत्म नहीं कर सकता, मतलब सी वाला भी बाहर हो गया। अब बच रहा है पी एस आर क्यू,
अब देखिए यहां पे PSRQ वाला कैसे आएगा। पोएट्री इज के बाद में आएगा S। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ, ठीक है, S हो गया PS ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका 30th। हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप हु शेयर अ कॉमन कल्चर। ठीक है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप हु शेयर अ कॉमन कल्चर। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो, इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप, आर तो यहां पे शुरुआत नहीं कर पाएगा, सो डी ऑप्शन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये बाहर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हु शेयर अ कॉमन कल्चर के बाद में कॉमा लगा हुआ है, मतलब एस खत्म भी नहीं कर पा रहा है, तो एस खत्म नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में कॉमा है, इस वजह से एस खत्म नहीं करेगा, तो क्यू आर पी एस बाहर हो गया। क्या हम पी एस ले सकते हैं या क्यू एस ले सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। चलिए क्यू एस को देखते हैं, फिर बात करेंगे पी एस की। सो क्यू एस क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, पी एस देखते हैं, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ये तो गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं, पीएस का कोई मतलब नहीं है, सो सी वाला ऑप्शन बाहर है, ए ऑप्शन बच गया, QSPR। लेट्स रीड इट आउट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, QS हो गया, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट। ठीक है, क्या क्या शेयर कर रहे हैं, कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी और कॉमन डिसेंट शेयर कर रहे हैं, इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर हम जाएंगे तो एग्जैक्टली वही आइडिया कन्वे कर रहा है जो हम चाह रहे थे कन्वे कराना। ठीक, so it would be option number A that gets as the correct choice, QSPR। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, so this was all for today। नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से आगे तक करेंगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में आज हमने बहुत सारे स्पॉटिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स में नई नई चीजें सीखी हैं, जैसे कंडीशनल में कैसे आप चीजों को स्पॉट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप लॉजिकली और साथ में रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को करोगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। कल की क्लास में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, प्रोबेबली 40 और 45 क्वेश्चंस, क्योंकि आगे का तो आज का थोड़ा सा लेंदी था, कल और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।